everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your पॉलिटी टीचर. एंड आज की जो हमारी क्लास है थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें एक फ़न वे में एक फ़न टेक्निक के साथ लर्न करने वाले हैं. दरअसल PRI के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. अगर आप एक UPSC या फिर स्टेट PSC के एस्पिरेंट हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत बेहतर तरीके से लर्न होनी चाहिए कि भाई कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात करता है, कौन सा आर्टिकल किस प्रोविज़न को बताता है. लेकिन क्या होता है कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है लर्न करने में के लिए. एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 243O क्या बोलता है, आर्टिकल 243B क्या बोलता है, C क्या बोलता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है. सो डोंट वरी, आपके इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज की क्लास आपके सामने पेश है जहाँ पे हम बात करेंगे PRI के आर्टिकल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग निमोनिक टेक्निक के साथ, जहाँ पे हम इन्हें काफ़ी आसान तरीके से लर्न करने वाले हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और सारी चीज़ें आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ट्रिक का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी कि जो आज की हमारी ट्रिक है वो क्या रहने वाली है. दरअसल आज की जो ट्रिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी. देखिए, ग्रेट गवर्नेंस बिल्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रमोटिंग हार्मनी, स्ट्रेंथ, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑर्डर. देखिए, अगर आप ये सिंपल सी लाइन लर्न कर लेते हैं तो आप पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के आर्टिकल्स को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं. देखिए, फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. ग्रेट गवर्नेंस बिल्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स प्रमोटिंग हार्मनी, स्ट्रेंथ, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑर्डर. देखिए, सब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से जो कि है ग्रेट गवर्नेंस. ग्रेट गवर्नेंस की बात हो रही है, मतलब कि ग्राम सभा की बात हो रही है. सबसे पहले तो हम गवर्नेंस की ही बात करेंगे. PRI का जब पहला ही इंट्रोडक्शन होगा, पहला ही आर्टिकल होगा, ऑफकोर्स वो गवर्नेंस की ही तो बात कर रहा है. कहाँ की गवर्नेंस की? ग्राम यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की गवर्नेंस की. अब ग्रामीण क्षेत्रों का गवर्नेंस किसके द्वारा होने वाला है? ग्राम सभा के द्वारा. तो आर्टिकल 243A हमें क्या बताता है कि ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पे गवर्नेंस होगी. किसकी? विलेज की, पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र की. अब अगर मैं बात करूँ ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी गाँव में रहने वाले वो सभी लोग जो कि 18 के अबव हैं और वोट देने के काबिल है, यानी कि वो लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम मेंशन है, जो लोग वोटिंग दे सकते हैं, वो सभी किसके मेंबर हो जाते हैं? ग्राम सभा के मेंबर्स हो जाते हैं. अब यहाँ पे ग्राम सभा का फॉर्मेशन क्यों किया जा रहा है? ताकि हम ग्रास रूट लेवल से, ज़ीरो से लेके, शुरुआत से लेके सेंट्रल लेवल तक अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी को मेंटेन रख सके. डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब लोगों के पास अधिकार होता है वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चुन सकते हैं बाय वोटिंग प्रोसेस और बाय इलेक्शन प्रोसेस. देन बिल्ड की बात करूंगी. सबसे पहले हमने देख लिया ग्रेट गवर्नेंस. ग्रेट गवर्नेंस हो गया हमारा ग्राम सभा, आर्टिकल 243A. अब दूसरा हमारा जो शब्द है, जो वर्ड है, वो है बिल्ड. अब बिल्ड से क्या निकल के आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत. यहाँ पे हम जो हमारा पंचायत है उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, मतलब किस तरीके से बिल्डिंग होगी. बिल्ड मतलब किसी चीज़ को बनाना. ऑफ कोर्स बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार करना, किसी चीज़ को बनाना. अब हमने यहाँ पे किस तरीके से पंचायत को बनाने वाले हैं, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, कितने मेंबर्स होंगे, किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, ये हम देखेंगे आर्टिकल 243B में. यहाँ पे बेसिकली पंचायत को 3 तरीके से बनाया जा रहा है, 3 लेवल पे बनाया जा रहा है. जैसे आप किसी घर को बिल्ड करते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर, उसी तरीके से यहाँ पे पंचायत को भी बिल्ड करा जा रहा है. किस लेवल पे? सबसे पहले ग्राउंड पे विलेज लेवल, देन फर्स्ट फ्लोर पे इंटरमीडिएट एंड देन थर्ड फ्लोर पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल. यहाँ पे बिल्डिंग की बात हो रही है कि हम किसको बनाने वाले हैं? पंचायत को बनाने वाले हैं. जब कोई घर बनाते हैं, आप किसी भी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी घर को बिल्ड करते हैं, तो उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, देन फर्स्ट फ्लोर होता है, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, इसी तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती रहती हैं. लेकिन जब हम पंचायत को बिल्ड करने वाले हैं आर्टिकल 243B में, तो हम यहाँ पे पंचायत को 3 लेवल पे बिल्ड करेंगे. पहला होगा सबसे नीचे विलेज, उसके ऊपर इंटरमीडिएट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले तो ग्रास रूट गवर्नेंस बनाई जो कि ग्राम सभा है. देन पंचायत को बिल्ड किया 3 लेवल पे जो कि है विलेज, इंटरमीडिएट एंड हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स लर्न हो चुके हैं हमें, जो कि है हमारा आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243B. जहाँ पे आर्टिकल 243A हमें बताता है कि हम ग्राम सभा का फॉर्मेशन करने वाले हैं. देन आर्टिकल 243B बात करता है हमारी पंचायत को बिल्ड करने के बारे में, हमारी पंचायत को 3 लेवल्स में बनाने के बारे में. देन आर्टिकल 243C पे आएंगे. इसके पहले वापस अपने ट्रिक पे जाना चाहूँगी मैं.
यहाँ पे बोला गया है ग्रेट गवर्नेंस बिल्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स। तो अब बात करेंगे डेमोक्रेटिक के बारे में। बेसिकली डेमोक्रेटिक में बताया गया है कि पंचायत का कंपोजिशन कैसा रहने वाला है। कंपोजिशन मतलब पंचायत के मेंबर्स कैसे होंगे भाई, क्या इलेक्शन होगा, किस तरीके से उन्हें रखा जाएगा। अगर आप पंचायत का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो पंचायत के मेंबर्स को आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, क्या इलेक्शंस होंगे, क्या नॉमिनेशंस होंगे, ये सारी बातें हमें आर्टिकल 243C में देखने को मिलती है। अब चूंकि आर्टिकल 243C हमें इलेक्शन के बारे में बताता है, और इलेक्शन कहाँ होते हैं, डेमोक्रेसी में ही तो होते हैं ना। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं, बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन पॉसिबल नहीं, राइट। तो आप डेमोक्रेसी को इलेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 243C बोलता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत का जो कंपोजिशन है वो कैसे होने वाला है। इलेक्शंस के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, जिन लोगों को चुनेंगे, गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वही लोग क्या करेंगे, पंचायत का मेंबर बनने वाले हैं। तो डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शन, सीधी सी बात है। डेमोक्रेसी और इलेक्शंस क्या है, सेम पेज पे हैं। तो आप इसे इस चीज़ से याद रख सकते हैं। ग्रेट गवर्नेंस बिल्ड डेमोक्रेटिक, ग्रेट गवर्नेंस ग्राम सभा, बिल्ड यानी कि कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे पंचायत को किस तरीके से बनाया जाएगा, 3 लेवल पे बनाया जाएगा। बनाने के बाद यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे उन्हें किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। 3 लेवल पे आपने घर तो बना दिया, पंचायत तो बना दिया, लेकिन तीनों ही लेवल पे जो मेंबर्स होंगे वो किस तरीके से आके रहेंगे। तो किस तरीके से रहेंगे, बाय इलेक्शन प्रोसीजर। और इलेक्शन प्रोसीजर किसका हिस्सा है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। वापस से ट्रिक पे आते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है फ्रेमवर्क्स। ग्रेट गवर्नेंस बिल्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ग्रेट गवर्नेंस ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद बिल्ड यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत आर्टिकल 243B। आर्टिकल 243C बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ पंचायत मतलब पंचायत के मेंबर्स कैसे आने वाले हैं, इलेक्शन के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमें पंचायत में देखने को मिलेंगे। बात करना चाहूँगी फ्रेमवर्क के बारे में। फ्रेमवर्क जो कि आर्टिकल 243D के बारे में बताएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट, फ्रेमवर्क मतलब अब आपने तो देख लिया कि मेंबर्स कैसे आने वाले हैं, इलेक्शंस के द्वारा आने वाले हैं, पर उनका पूरा फ्रेमवर्क कैसा होगा भाई, जो इलेक्शंस होंगे इनका पूरा फ्रेमवर्क कैसा होगा, ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जिन्हें आप रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर रिजर्वेशन हमें 3 कम्युनिटीज़ के लिए देखने को मिलेगा। पहला SC, दूसरा ST और तीसरा वुमेन, मतलब कि SC ST और औरतों के लिए यहाँ पे आपको रिजर्वेशन आरक्षण देखने को मिलेगा। आर्टिकल 243D यानी कि फ्रेमवर्क की बात करता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है, किस तरीके के लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलेगा। पहला SC, दूसरा ST और तीसरा है वुमेन। देन इसके बाद फ्रेमवर्क्स के बाद वापस हम अपनी ट्रिक पे चलेंगे, जहाँ पे हमसे कहा गया है ग्रेट गवर्नेंस बिल्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क हो चुका है, अब होने वाली है प्रमोशन, अब होने वाला है प्रमोटिंग। किस तरीके की प्रमोटिंग, चलिए समझते हैं। प्रमोटिंग मतलब टर्म्स ऑफ पंचायत, मतलब किस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आप लोग जैसे कि आप कभी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ऑफकोर्स आप सभी स्कूलिंग की हुए हैं आप सभी ने, तो आप प्रमोट कब होते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए आप क्लास 6th में हैं, तो आप क्लास 6th से क्लास 7th में कब प्रमोट होंगे, 1 साल के बाद। देन 7th से 8 में कब प्रमोट होंगे, फिर अगेन 1 साल के बाद। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है प्रमोशन को आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि पंचायत का प्रमोशन मतलब पंचायत का जो टर्म होगा, प्रमोशन का टाइम पीरियड होगा, वो कितना होने वाला है, 5 साल। मतलब 5 साल के बाद पंचायत प्रमोट होगी यानी कि बदली जाएगी। 5 साल तक एक पंचायत कार्य करेगी एंड देन उसके बाद पंचायत का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। देन आएगी हमारी नई पंचायत। इस चीज़ को आप आर्टिकल 243E के अंदर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टर्म है हार्मनी। हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हार्मनी को प्रमोट कर रहे हैं। हार्मनी मतलब जब मेंबर्स होते हैं पंचायत के, जब वो आपस में एक अच्छे गुड हार्मोनियल रिलेशंस मेंटेन रखेंगे, अच्छे संबंधों को बना के रखेंगे, तभी तो वो यहाँ पे काम कर पाएंगे, राइट। अगर आप पंचायत के मेंबर्स हैं और आप में आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप आपस में ही एक दूसरे की बातें नहीं समझ सकते, आपस में एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते, तो आप जो कार्य है उन्हें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हार्मनी को आप मेंबर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और मेंबर्स के बारे में क्या बात हो रही है, क्वालिफिकेशंस की। आर्टिकल 243F आपको बताएगा कि आप मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस किस तरीके की होनी चाहिए। भाई आपके पास ऐसे कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिसके अंतर्गत आप पंचायत के मेंबर बन सकते हैं एंड देन हार्मनी से मिलके काम कर सकते हैं। स्पेसिफाइज हु कैन बिकम मेंबर्स ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243F यही बताता है कि ऐसे गांव के कौन से लोग हैं, कौन से मेंबर्स हैं जो कि पंचायत का हिस्सा बन सकते हैं। हार्मनी के बाद आता है स्ट्रेंथ। वापस से एक बार हम ट्रिक पे जाना चाहेंगे। हमने अभी तक कवर किया है ग्रेट गवर्नेंस बिल्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क,
प्रमोटिंग हार्मनी, हम लोग हार्मनी तक आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑर्डर की। चलिए बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है गिव मी अ सेकेंड। यस, स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलती है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई स्ट्रेंथ को भी तो एक तरीके से पावर से कनेक्ट कर सकते हैं ना। पावर का मतलब ही क्या होता है, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, तो तुम इस चीज़ को कर सकते हो, तुम इस चीज़ के परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे भी बात की जा रही है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। किसकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफकोर्स PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। आर्टिकल 243 जी हमें इस बारे में बताता है कि जो हमारा PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या तरीके के उनके फंक्शंस रहने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इट एम्पावर्स पंचायत टू इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बोला जाता है कि पंचायत के पास ये अधिकार है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अपने ग्रामीण क्षेत्रों के सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए पॉलिसीज़ को, नई नीतियों को, नए नियमों को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। वो यहाँ पे चाहे तो अच्छी पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन कराएं और अपने ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट यानी कि विकास आसानी से करा सकते हैं। ये सारी ही बातें हमें आर्टिकल 243G के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें हमें पंचायत की स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। स्ट्रेंथ यानी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। इक्विटी यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इक्विटी की बात हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में ही करते हैं। बेसिकली किस तरीके के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। पंचायत का फॉर्मेशन तो आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे मेंबर्स जो है हार्मनी से रह रहे हैं, फिर उनके पास आपने पावर दे दी, आपने बोल दिया कि आप पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकते हो। लेकिन अब सवाल ये है कि उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भाई इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटी कहाँ से आएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बेसिकली इनके पास दो तरीके होते हैं, दो रास्ते होते हैं। पहला है टैक्सेस के द्वारा, यानी कि जो लोग टैक्स पे करते हैं उसके द्वारा इनकी इनकम होती है, उसके द्वारा इन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। और दूसरा है यहाँ पे जो हमारा राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कार्यों के लिए अलग से फंडिंग करती है, अलग से इन्हें पैसा प्रदान करती है, जिन पैसों का इस्तेमाल करके ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कर सकते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। अकाउंटेबिलिटी मतलब यहाँ पे अब आपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रदान कर दिए, सारी बातें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भाई इलेक्शंस भी तो करवाइए, अकाउंटेबिलिटी भी तो होना चाहिए। यहाँ पे मेंबर्स के बीच में इलेक्शंस कैसे होंगे, यहाँ पे इनका इलेक्शन कौन देखने वाला है, किस तरीके से प्रोसेस होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 243I हमें बताता है दैट इट सुपरवाइज रेगुलर इलेक्शंस टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। भाई अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से आप पारदर्शिता समझ सकते हैं। बेसिकली जो इलेक्शंस हैं उन्हें कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे कंडक्ट कराना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने इलेक्शंस कंडक्ट करा लिए फिर 10-12 साल तक वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वही पंचायत यहाँ पे किसी गांव के लिए काम करे जा रही है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हर 5 सालों के अंदर आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम सही तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है, जिससे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो बनी रह सके, डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे मेंटेन रह सके। तो यहाँ पे आर्टिकल 243I हमें बताता है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी पंचायत के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है। देन इसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से? इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बाय ऑडिटिंग पंचायत अकाउंट। अब पंचायत के जो अकाउंट्स होते हैं उन पे भी नज़र रखी जाती है, उनका भी समय समय पर ध्यान दिया जाता है कि जो पैसे हम पंचायत को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो उन पैसों का, उन फाइनेंशियल नीड, जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर भी रहे हैं या फिर नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे जो उनके ऑडिट्स होते हैं, जो उनके अकाउंट्स होते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि भाई PRI के जो मेम्बर्स हैं वो अपने पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं उन पैसों से वो अपने खुद का फ़ायदा तो नहीं देख रहे, किसी प्रकार के करप्शन को तो परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है अंडर आर्टिकल 243J, जिसमें आपको ऑडिट ऑफ अकाउंट देखने को मिलता है। देन मैं बात करना चाहूँगी ऑर्डर की, जो कि हमारा आई गेस लास्ट टर्म है यहाँ पे। ऑर्डर में बार ऑन कोर्ट, इट रिस्ट्रिक्ट्स जुडिशियल इंटरवेंशन इन पंचायत मैटर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। यहाँ पे ऑर्डर देखिए,
ऑर्डर को आप कोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्ट में जज बोलता है ना ऑर्डर ऑर्डर, तो यहाँ पे जो हमारे जज हैं कोर्ट की, वो पंचायत के मैटर्स में आके, पंचायत की जो भी इश्यूज़ होते हैं उसमें बीच में आके ऑर्डर ऑर्डर नहीं बोल सकते। इसका मतलब है जो हमारे जज होने वाले हैं या फिर जो हमारे कोर्ट्स होने वाले हैं वो इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकते पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के किसी भी मैटर्स में, ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो कार्य हैं वो स्मूथनिंग से चलते रहें, शांतिपूर्ण सारे कार्य अच्छे से होते रहें। तो ऑर्डर ऑर्डर ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर किया जाता है, जब कोर्ट में ज़्यादा शोर होता है तो हमारे जो जज होते हैं वो बोलते हैं ना कि ऑर्डर ऑर्डर मेंटेन साइलेंस, तो यहाँ पे वो आके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मैटर में वो ऑर्डर ऑर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्टिकल 243O जो है ये यहाँ पे इस बात को क्लियर बोलता है कि कोर्ट किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन या फिर इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मैटर में। तो गिव मी अ सेकंड प्लीज़। यस, तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करी। एक बहुत ही सिंपल सी लाइन के द्वारा हमने यहाँ पे सारे ही आर्टिकल्स को बहुत आसानी से लर्न किया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ग्रेट गवर्नेंस, ग्राम सभा, आर्टिकल 243A। बिल्ड की बात हो रही है, पंचायत बिल्डिंग, 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई है हमने। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे विलेज, फिर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे इंटरमीडिएट, देन उसके ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल बिल्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया है हमने पंचायत को। देन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी कहाँ होती है, जहाँ इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात की गई है कि भाई किस तरीके का फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा, किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो उस स्ट्रक्चर, उस फ्रेमवर्क में हमने बात करी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए, SC ST और वुमेन के लिए। देन प्रमोटिंग की बात की गई, मतलब कि एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कब प्रमोट किया जाएगा, यानी कि किस टाइम पीरियड के बाद उन्हें प्रमोट करके हटा देंगे और नई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इंट्रोडक्शन होगा। मतलब टर्म और टेन्योर की बात की गई है और इसका आंसर होगा 5 साल। 5 सालों के बाद फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किया जाएगा। हार्मनी, हार्मनी मतलब जो मेंबर्स होने वाले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, वो सही तरीके से कार्य करें, और उस सही तरीके से कार्य करने के लिए भाई उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। अगर आपको हार्मनी यानी कि मिलजुल के कार्य करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। देन यहाँ पे चलिए, अब आप ना मेंबर बन चुके हैं, आप बहुत हार्मनी से काम कर रहे हैं, बहुत मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी तो चाहिए भाई। ग्रामीण क्षेत्र को संभालना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, तभी तो आप ये ग्रामीण क्षेत्र को मैनेज कर पाएंगे। कितने विवाद होते हैं, कितनी डिस्प्यूट्स होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कितना एक क्रूशियल मैटर होता है किसी ग्रामीण क्षेत्र को मैनेज करना। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास पावर है, तभी तो आप ये काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब जब आपके पास स्ट्रेंथ और पावर है तो PRI के मेंबर के तौर पे आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो आएंगी ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, वो हम स्ट्रेंथ के अंदर देखेंगे। अब सिर्फ स्ट्रेंथ और पावर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए, इक्विटी भी तो होनी चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इक्विटी के बारे में बताता है, पैसों के बारे में बात करता है। देन अकाउंटेबिलिटी, मतलब अब आपके पास पैसा आ चुका है सर, तो आपको उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ भी करना है, आप उस चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके लिए हम आपके ऊपर रखेंगे नज़र, आपके जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पूरी जांच पड़ताल होगी, पूरे तरीके से देख रेख की जाएगी कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं आप उस चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करें। देन ऑर्डर 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 मतलब कोर्ट यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस हमारे मैटर्स में नहीं दिखा सकता है। कोई भी कोर्ट का जज आके पंचायती राज के मैटर्स में बीच में आके ऑर्डर ऑर्डर नहीं बोल सकते। तो ये एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक थी, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक थी, जिससे आप PRI के सभी आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इससे आप सिर्फ 2-3 लाइन की एक जो लाइन है उसे लर्न करके सभी आर्टिकल्स को बहुत आसानी से, बहुत फन वे में लर्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये ट्रिक पसंद आई होगी। क्या ये ट्रिक हेल्पफुल थी, या मैं इससे और बेहतर ट्रिक लाऊं फ्यूचर में आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका कोई फ्रेंड है जो UPSC या फिर स्टेट PSC का एस्पिरेंट है और उसे भी PRI के आर्टिकल्स लर्न करने में दिक्कत जाती है, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाइए, ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप इसी तरीके के फ़न वीडियोज़ को आगे भी देख सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, आज फिर बोलूँगी, कि यदि आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो ऑलवेज स्टे हेल्दी and stay happy. And at last, thanks for watching the video. I will see you in the next video where we will
be discussing another important topic of Indian polity with such kind of interesting mnemonic techniques. Thanks for watching.